नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और मेरा YouTube चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और चर्चित कविता द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों कि द सोल्जर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जाइए वहाँ से वीडियो को बिल्कुल देखिए, जिसकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी तथा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने में काफ़ी मदद पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग वैसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइन इज अ सोनेट। मेरे प्यारे साथियों, द सोल्जर चैप्टर जो है आपका पोइट्री, वह जो आपका है सोनेट है। और सोनेट हम लोग कहते हैं किसको हैं? 14 पंक्तियों वाली कविता को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ 14, 16, 10 एंड 13, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 14 लाइन वाली पंक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल है, द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। मेरे प्यारे साथियों, यह जो 14 लाइन का जो सोनेट होता है, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक 8 और दूसरा 6। तो पहला जो भाग होता है 8 लाइन का, उसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, और लास्ट का जो आपका 6 लाइन वाला भाग होता है, उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं। तो चलिए बिल्कुल इसी से रिलेटेड आपका सवाल है। सवाल कह रहा है कि द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। तो वो जो लास्ट का 6 लाइन होता है वो आपको क्या कहलाता है? सेस्टेट कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए में 6 दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका ए नंबर होगा। उसके बाद आपका तीसरा सवाल है, द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। तो अभी मैंने चर्चा किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 6, बी में 8, सी में 9 और डी में 5 है। तो फर्स्ट 8 लाइन्स का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, दिस द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो पोएम है वो क्या है? देशभक्ति पोएम है। इसका जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ, टू ऑटम दिया हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर एंड फायर हिम। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका द सोल्जर है, वो क्या है? पैट्रियोटिक पोएम है। इसको वार पोएम भी बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा एग्जामिनेशन में आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, पैट्रियोटिक दिया हुआ है या फिर वार पोएम दिया हुआ है। दोनों कंडीशन में द सोल्जर क्या होंगे? सही होंगे। इसके बाद आपका अगला सवाल है, द सोल्जर इज रिटेन बाय। सोल्जर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका ऑप्शन जो है रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, W.H. ऑडिन एंड जॉन डन। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो राइटर हैं वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, द पोएम फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ सोनेट। मतलब इसमें से जौन जौन आपको दिया हुआ है ऑप्शन, टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, इनमें से कौन जो पोएम है वो आपका क्या है? सोनेट है। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, द सोल्जर पोएम क्या है? सोनेट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है द सोल्जर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। द सोल्जर है वो कैसा पोएम है? लव, हैप्पी, नेचर एंड वॉर। तो ये वॉर पोएम है। वॉर पोएम के रूप में जाना जाता है, पैट्रियोटिक पोएम के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इनके जो राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, वो भी वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। द सोल्जर पोएम जो है वो आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, उसी के बीच में उन्होंने सैनिकों में उत्साह जगाने का काम अपने कविता के माध्यम से किया था। द सोल्जर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज फिल इन द ब्लैंक्स, कहने का मतलब यह है कि जो सोल्जर है, किसी मतलब द सोल्जर पोएम में वह कौन है? खुद सोल्जर है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई डॉक्टर है या फिर कोई लॉयर है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है, सोल्जर ही इस कविता में सोल्जर का किरदार निभा रहा है। यानी यह जो आपके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, वो ऑलरेडी पोएट होने के साथ साथ वो खुद एक क्या है? सोल्जर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गुज ऑफ एन फिल इन द ब्लैंक सोल्जर। कहा जाता है कि रूपर्ट ब्रूक
मतलब कहते हैं प्रशंसा में किस देश का सोल्जर के बारे में? अमेरिकन है, इंग्लिश है, यूरोपियन है और फ्रेंच है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका क्या होगा? इंग्लिश होगा। इंग्लिश सोल्जर का मतलब क्या? रिलेटेड टू इंग्लैंड, यानी वैसे सैनिक जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंग्लैंड से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स इनएविटेबल। कौन है जिसे टाला नहीं जा सकता? डेथ, लव, बेगिंग एंड पार्डिंग। पार्डिंग का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। बेग का मतलब क्या होता है? भीख मांगना। लव का मतलब प्यार करना। और डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका वह क्या होगा? डेथ होगा। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। जो आपका स्पीकर है वो किस चीज़ से भयभीत नहीं है? लाइफ से, फियर से, डेथ से और लायन से। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेथ से। वह डेथ से भयभीत नहीं था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, द इमेज एंड प्रेज ऑफ खालिस्तान रन थ्रू द बोस स्टांजाज। कह रहा है कि जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक, वह प्रशंसा कर रहा है दोनों स्टांजा ने दोनों पंक्तियों के माध्यम से किस देश का? द यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। वह लेखक जो है इंग्लैंड से बिलोंग करता है और इंग्लैंड की ही प्रशंसा कर रहा है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, द डस्ट स्टैंड फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, फार्मर, टीचर, लीडर और सोल्जर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस कविता को पढ़े हैं तो जाहिर सी बात जानते होंगे कि द पोयम सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक अपने आप को अपने समृद्धि वाले देश का एक धूल का कण के समान मानते हैं। यानी यहाँ पे जो सोल्जर है वह क्या कर रहा है? अपने देश का एक छोटा सा धूल का कण मानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सोल्जर होगा। उसके बाद है, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर हिज डेथ। कह रहा है कि सैनिक को जहाँ दफनाया जाए, विदेश के किसी भी कोने में अगर वो युद्ध करते हुए मर जाते हैं और जहाँ उनके दफनाया जाए, तो वह जो जगह है हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाना चाहिए? इंग्लैंड का होना चाहिए। और मतलब डेथ करने के बाद उनको जो जैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब प्रत्येक अपने देशवासियों के साथ, तो उनको भी इंग्लैंड वासियों की तरह ही क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए। यानी उस जगह पे जो वहाँ पे दफनाया जाए वो आधिपत्य अधिकार किसका हो जाना चाहिए? इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। और वो अपने मातृभूमि में क्या करना चाहते हैं? दफन होना चाहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड होगा। उसके बाद अगला सवाल है, हु डिस्क्राइब्ड हिम एज हैंडसमेस्ट एंड यंग मैन इन इंग्लैंड। ऑप्शन दिया हुआ आपको, W.B. येट्स, T.S. एलियट, जॉन किट्स एंड जॉन डन। इंग्लैंड के ही एक कवि हैं W.B. येट्स, जो रूपर्ट ब्रूक के बारे में बोल रहे हैं कि यह जो बंदा है, यह जो सैनिक है, इंग्लैंड का सबसे हैंडसम और यंग मैन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा W.B. येट्स होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि व्हेन वाज रूपर्ट ब्रूक बॉर्न। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1887, 1890, 1920 एंड 1915। तो इसका जो सही आंसर है आपका 1887। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि हाउ मेनी हैज वार पोएट बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। यानी कितना वार पोएट जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो 5 मेजर जो है वार पोएट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था, जिनमें से द सोल्जर है वो काफ़ी फेमस था। उसके बाद कहा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑन अप्रैल 23, 1915 ड्यू टू, उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हो गया। किस कारणवश? फीवर, कैंसर, सेप्टिसीमिया, लॉस ऑफ ब्लड। तो उनका जो मृत्यु है सेप्टिसीमिया यानी बारूद लग गया था शरीर में, तो सड़ने की बीमारी पैदा हो गया था, तो जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि हिज फादर वाज खालिस्तान एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी
रग्बी स्कूल में कौन से पद पे थे या फिर क्या करते थे? प्रिंसिपल थे, प्यून थे, हाउस मास्टर और नन ऑफ दिस। तो वो हाउस मास्टर थे, यानी कोच थे, जो प्रशिक्षण देने का काम करते थे खिलाड़ियों को। उसके बाद अगला सवाल है, द वर्ड इटर्नल इज यूज फॉर द पोएम मीन्स। एक वर्ड यूज किया गया है पोएम में इटर्नल, उसका मतलब क्या होता है? नेवर, समटाइम, फॉरएवर, नन ऑफ दिस। तो इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? फॉरएवर होगा। आपका फॉरएवर सही ऑप्शन होगा। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रूपर्ट ब्रुक वॉज डाइड इन। रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी? 1887, 1819, 1920 एंड 1915। तो यह जो सवाल है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यही आपके इम्पोर्टेंट सवाल थे। जो मेरे साथी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 12th का सारा सिलेबस की पढ़ाई इस चैनल पे होगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मैंने एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर धीरे धीरे करके। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।